सिल्वर वेडिंग कहानी लेखक मनोहर श्याम जोशी की कहानी है। इस कहानी के द्वारा उन्होंने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों व जीने के तौर तरीकों में अंतर को स्पष्ट करने का सफल प्रयत्न किया है। कहानी के मुख्य पात्रों में यशोधर बाबू, उनकी पत्नी, उनके बच्चे और किशनदा शामिल हैं। एक और जहां यशोधर बाबू पुराने ख्यालात के व्यक्ति हैं जो अपने परंपरागत आदर्शों और अपने संस्कारों को जीवित रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके बच्चे नए जमाने के हिसाब से जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। कहानी में भी इसी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के द्वंद्व को दर्शाया गया है। वाईडी पंत अर्थात यशोधर बाबू, जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं, वे अपने दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी पर नजर दौड़ाते हैं जो 5:25 बजा रही थी। उसके बाद वे अपनी कलाई घड़ी को देखते हैं जिसमें 5:30 बज रहे थे। यशोधर बाबू अपनी घड़ी को रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। वैसे तो उनका ऑफिस 5 बजे ही समाप्त हो जाता है, किंतु यशोधर बाबू के कारण सभी को 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठना पड़ता है। चलते चलते जब उन्होंने कहा कि ऑफिस के लोगों की देखा देखी में सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, तब उनकी पुरानी कलाई घड़ी पर चड्ढा ने व्यंग करते हुए कहा कि क्या उनकी अपनी चूनेदानी वक्त सही बताती है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। जब उन्हें डिजिटल घड़ी लेने की सलाह दी गई, तब उन्होंने बताया कि उनकी यह घड़ी उनकी शादी का उपहार है। इस तरह जब वे नहले पे दहला जवाब दे रहे थे तो उन्हें किशनदा की याद आ गई। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए न जाने कितने लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। यशोधर बाबू भी जिस समय दिल्ली आए थे, उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। तब किशनदा ने उन्हें मैस में रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, यशोधर बाबू को 50 रुपये उधार भी दिए ताकि वह अपने लिए कपड़े बनवा सकें और गांव पैसे भेज सकें। बाद में किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन किया। शादी के बारे में पूछने पर यशोधर बाबू ने बताया कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 में हुई थी। जब एक कर्मचारी ने हिसाब लगाया तो पता चला कि आज तो उनकी सिल्वर वेडिंग है। सभी के जोर देने पर न चाहते हुए भी यशोधर बाबू ने 30 रुपये चाय पार्टी के लिए दिए, परंतु खुद उस पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना किशनदा की परंपरा के विरुद्ध है। ऐसे तो यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, परंतु उनका दैनिक खर्च बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि पहले तो गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक वे साइकिल से आते जाते थे, मगर अब पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चों को उनका साइकिल सवार होना सख्त नागवार है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, स्कूटर उन्हें पसंद नहीं और कार वे अफोर्ड नहीं कर सकते। यशोधर बाबू रोज दफ्तर से बिरला मंदिर जाते हैं और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते हैं। यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके अनुसार वे इतने बुढ़े नहीं हैं कि रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें। बिरला मंदिर से यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। ये सब काम निपटाते हुए वे घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज जब यशोधर बाबू बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी, जहां अब इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशोधर बाबू को भी नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी कर रहा है। यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र की यह असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कुछ समझ नहीं आती। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी भी डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाना चाहती है। यशोधर बाबू एक तरफ तो बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहीं दूसरी ओर अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉडर्न बना डाला है। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती हैं। तो यशोधर बाबू शाइनल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं।
लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। ये सब देखकर कभी यशोधर बाबू सोचते हैं कि काश वे भी किशनदा की तरह विवाह ही नहीं करते। परंतु फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा था। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। विचित्र बात यह थी कि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। जब उनके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा। आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन नहीं लग रहा था। यशोधर बाबू ने जब गीता महिमा की व्याख्या में जनार्दन शब्द सुना तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है, उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा, परंतु उनके बच्चों व पत्नी को उनका परिवार के लिए एक तरफा लगाव अच्छा नहीं लगता। पत्नी का कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र से वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए थे। यहाँ रहे कुंवारी कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारी की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है, परंतु यशोधर बाबू कहते हैं कि जब उन्होंने बच्चों व पत्नी के आधुनिक होने पर रोक टोक नहीं की तो उन लोगों को भी उनके जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यशोधर बाबू को भी हर पिता की तरह अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर घर की कुछ जिम्मेदारी अपने पिता से छुड़वाकर खुद करने का प्रस्ताव रखते, जैसे कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना। खुद से तो कभी उनके बच्चों ने जिम्मेदारी उठाना मुनासिब नहीं समझा, और जब यशोधर बाबू ने खुद बेटों से कहा तब उनके बेटे एक दूसरे से काम करने के लिए कहने लगे। घर में इतना कलेश हुआ कि यशोधर बाबू ने इस विषय पर बात करना ही बंद कर दिया। जब से उनका बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी करने लगा है, तब से ऐसा मालूम होता है जैसे उसे अपने पैसों पर घमंड आ गया हो, क्योंकि वह यशोधर बाबू से घर के कामों को करने के लिए नौकर रखने की बात करता है और उनकी तनख्वाह भी स्वयं कर देगा, इस तरह का रौब दिखाता है। यशोधर बाबू भी चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथों में रखे। यह झूठे ही सही एक बार कह तो दे, परंतु इसके विपरीत यदि उसके किसी काम में यशोधर बाबू कोई नुक्स निकालते तो वह कह देता कि यह काम मैं अपने पैसों से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करें। अपना वेतन अपने ढंग से वह घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाला डबल बेड और सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। परंतु यशोधर बाबू को यह सब बेकार लगता है। वह अपनी पत्नी को भी यही समझाते हैं। यह सब सोचते हुए जब यशोधर बाबू सब्जी का झोला लेकर अपने क्वार्टर पहुंचे तो क्वार्टर के बाहर कार, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। एक पल के लिए उन्हें लगा कि किसी गलत घर में आ गए हैं, किंतु अपने बड़े बेटे भूषण को पहचान लिया। किंतु उन्हें यह समझ नहीं आया कि उनके घर में यह हो क्या रहा है। उनकी बेटी, पत्नी, सभी मेहमान यशोधर बाबू को आधुनिक किस्म के लग रहे थे। इन आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबक गए, और जब सभी कार वाले मेहमान चले गए तब वे अपने घर में दाखिल हुए और देखा कि भीतर अब भी पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू को देखकर उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई कि सिल्वर वेडिंग के दिन भी 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। भले ही अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगी, परंतु उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कॉर्पोरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकालकर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाइयाँ, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब कुछ मौजूद हैं। जब भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराना शुरू किया तो यशोधर बाबू ने भी आधुनिक तरीकों से ही उन्हें वापस परिचय दिया। यहाँ भी उन्हें किशनदा की बात याद आई कि आना सबको चाहिए, सीखना हर एक बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़ना नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने जब केक काटने का आग्रह किया तो थोड़ी न नुकुर के बाद केक काटा गया।
किंतु जब केक खाने की बात आई तो यशोधर बाबू ने कभी केक में अंडा होने का बहाना बनाया तो कभी संध्या ना करने का। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले गए। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच देने के बाद जब भी बैठक में से मेहमान की आवाजें आती सुनाई दी तब यशोधर बाबू पद्मनासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। जब उनकी पत्नी उन्हें गुस्सा दिखाते हुए बोली कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे, तब यशोधर बाबू आसन से उठे। जब वे आश्वस्त हो गए कि अब सभी रिश्तेदार ही हैं, तब वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली है और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। यशोधर बाबू की दृष्टि जब मेज पर रखी कुछ पैकेटों पर पड़ी तो उन्हें लगा कि कोई अपना सामान भूल गया है, लेकिन जब उनके बेटे ने कहा कि ये तोहफे आपके लिए हैं तो वे शर्माते हुए बोले कि इस उम्र में वे तोहफों का क्या करेंगे, तुम सभी खोल लो और इस्तेमाल कर लो। तब भूषण ने सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए कहा कि यह तोहफा वह उनके लिए लाया है, इसको तो ले लीजिए, इसमें ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। जब वे सवेरे दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, वह बहुत ही बुरा लगता है। जब बेटी के आग्रह करने पर उन्होंने उस गाउन को पहना तो उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इस समय उन्हें कौन सी बात चुभ गई थी। क्या उन्हें इस बात का बुरा लगा होगा कि उनका बेटा उन्हें गाउन पहनकर दूध लेने जाने कह रहा है, ना कि यह कह रहा है कि दूध लेने वह खुद जावेगा और वे आराम करें। या उन्हें गाउन पहनकर किशनदा के उस अकेलेपन का एहसास हो रहा था जिसका किशनदा ने अपने आखिरी दिनों में किया होगा, क्योंकि आज उन्हें अपना पूरा परिवार उन्हें छोड़कर आधुनिक लग रहा था और वे अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तो कैसी लगी आपको कहानी सिल्वर वेडिंग? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।